नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारी सीजीएल 2024 की जीके जीएसपीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 11 को, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे 12 सितंबर 2024 की शिफ्ट 2 को सीजीएल की। और ये सेशन आपका एसएससी के 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले ये समझिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है या ऑपरेटेड होती है। समझ गए? तो ये होगी हमारी बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। बजाज ऑटोज, ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर बनाती है। डाबर एक आयुर्वेदिक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी है, और जो टाटा ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है। समझ गए? और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये पीवाईक्यू है सीएचएसएल 2023 का। बीएचईएल को एक महारत्ना स्टेटस भी मिला हुआ है। कब मिला था ये? फरवरी 2013 को। और टोटल महारत्नाज कितनी है? टोटल 10 कंपनीज है जिनको महारत्ना का स्टेटस मिला हुआ है, जिसके अंदर हमारी बीएचईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है। तो ये 10 कंपनीज के नाम थे। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश इन इंडिया? ये कब होगा? 2014 के अंदर। पहला जो सेशन था ना, वो किसने जीता था? ये जयपुर पिंक पैंथर ने पहली बार ये टाइटल जीता था, जयपुर पिंक पैंथर्स ने 2014 में। और अब की बार किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। ये याद रखना आप, ठीक है? इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट, द वेदंगास आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम्स आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास। दीज आर डैश इन नंबर्स। कितने होंगे? 6 होंगे ये। और ये 6 कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूं एक बार। 6 में है शिक्षा, सेकंड है कल्पा, थर्ड है व्याकरण, और फोर्थ है हमारा निरुक्ता, फिफ्थ है चांदा, और सिक्स्थ है ज्योतिषा। ज्योतिषी हमारी है, जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम। और एक बात बता देता हूं आपको, ये CHSL 2020 का PYQ है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर हम। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ये 3.6 एक्चुअल ग्रोथ पूछी है इसने, टारगेटेड ग्रोथ नहीं पूछी, ये बात ध्यान रखना। और मैं आपको बता देता हूं, ये 5 ईयर जो प्लान है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के अंदर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर अगर 10 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं ना, तो 10 में से 4 या 5 में एक क्वेश्चन आता है 5 ईयर प्लान से, तो आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। कब से कब तक आया था ये? 1951 टू 56 तक आया था ये। इसको हम बोलते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसके अंदर टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी हमारी? जो टारगेटेड ग्रोथ थी ना, वो थी 2.1% की, बट हमने अचीव कितनी करी? 3.6 की। इसके अंडर 5 IIT भी बनाए गए थे, यूजीसी कमीशन भी लाया गया था, 5 स्टील प्लांट भी लगाए गए थे, ठीक है? इतना इसके अंदर। नेहरू जी हमारे पीएम होते थे उस टाइम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एक बार गो थ्रू हो जाना। 5 ईयर प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 F ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन किसके अंदर होता है? कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, जिसके अंदर हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है वायरस को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है? ये होते हैं फ्लाइज, मक्खियां, मच्छर, फिंगर्स उंगलियों से, फोमाइट। फोमाइट क्या होता है? सबसे बड़ी चीज ये देखो, फोमाइट होता क्या है? ये होता है हमारा क्लोथ्स और अटेंसिल्स, ठीक है? ये ध्यान रख लेना। फूड और फ्लूइड,
अभी मीडियम है हमारे 5 कि पानी के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, वहां से फूड, हम किसी फूड के ऊपर मच्छर मक्खी बैठ जाती है तो उससे, फूड से, फिंगर से, फ्लाइज से। समझ में आ गया आपको कैसे ट्रांसमिशन होता है पैथोजेंस का वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गए। नेक्स्ट, मैच द पॉइंट अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। ये हमारी कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, उनके बारे में उनके एग्जांपल्स पूछ रखे हैं। तो एनालिडा का होगा हमारा आर्थवोम, आर्थ्रोपोडा का होगा हमारा आंट, एकाइनोडर्मिटा का होगा हमारा सी स्टार, और प्लेटिहेल्मिन्थेस का होगा टेपवोम। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं मैं एक बार कैटेगरीज के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखो ये रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, पहली कैटेगरी जो हमारी है वो है एनालिडा। इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझो, ये होता है बायलेटरल सिमेट्री होती है इसके अंदर। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ये, एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है, और ऑर्गन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं ये आप देख लो। एग्जांपल देखो, एग्जांपल एक तो अर्थवोम था, एक होता है निरिश, और एक होता है लीच। नेक्स्ट है हमारी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। वैसे एनिमल जिनके लेग्स जॉइंटेड हो गए, ये लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का, ये बात ध्यान रखना। और इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना ओपन होता है। ब्लड है ना वो किसी भी वेसल्स में नहीं फ्लो करता, ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिलोमिक कैविटी जो हमारी तो ब्लड फील्ड होती है। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में आता है प्रोन, स्कॉर्पियन, फिर हमारा स्पाइडर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ईटीसी। समझ गए। थर्ड पे आता है हमारा एखाइनोडर्मेटा, जो क्या होता है स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और इनकी कैविटी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है इनके अंदर, सिलोमिक कैविटी होती है एक, ट्रू सिलोमिक कैविटी होती है। इनका जो स्केलेटन होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ध्यान रख लेना आप। इसके एग्जांपल्स होंगे एंटीडोन, शी कुकुम्बर, सी अर्चिन होता है एक। ठीक है, इतने काफी है। नेक्स्ट बात करता है फोर्थ कैटेगरी हमारी प्लेटिहेल्मिन्थेस। इनको हम फ्लैट वोम भी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ना टॉप टू बॉटम फ्लैट होती है। सेकंड, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्योंकि जो टिश्यूज होते हैं ना 3 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इसके अंदर, और नो ट्रू सिलोमिक कैविटी, फ्री लिविंग होते हैं ये वैसे तो। ठीक है, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं इसकी। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, एंड टेपवोम। ठीक है, तो इतना काफी है इसके अंदर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी हम। द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट रिसेंटली seeks to implement certain electoral reforms. One of them is the eligibility date. Till now, only one date, 1 January, was considered for deciding eligibility with respect to age. What reform does the bill seek in this regard? ये होगा introduction of 4 dates: 1 January, 1 April, 1 July, 1 October.
ये करंट का है, इतना कुछ समझने का इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर मैरिज हु बिलोंग्स टू ए फैमिली अर्निंग ए लोअर इनकम। ये कौन सा होगा? ये पंजाब से होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो लड़कियां मैरिज करते हैं ना जब लड़कियों की, तो उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। कितनी मिलती है? 21,000 टू 51,000 तक की। ठीक है, पंजाब सरकार देती है। और इसके अंदर सच एक चीज और है, आपको बता देता हूं। ये तो आशीर्वाद स्कीम है, एक थी आशीर्वाद योजना, जो कहां पे चली थी? वो थी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने चलाई थी। नवीन पटनायक। ये क्या होता था इसके अंदर? कोविड में किसी ने अपने अगर पेरेंट्स को खो दिया था ना, अगर लॉस था उनका, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी, करीब करीब 2,500 रुपए पर मंथ की, उन चिल्ड्रंस को। पेरेंट मतलब कोई एक या बोथ, समझ गए? उनके एजुकेशन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, और ऑर्फन लोगों को ये हेल्प करने के लिए स्कीम चलाई गई थी। ये स्कीम कब चलाई गई थी? एक 1 जुलाई 2020 को, सॉरी जुलाई नहीं, अप्रैल में थी। हाँ याद आ गया, अप्रैल 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 अप्रैल। ठीक है, क्या याद रखा। नेक्स्ट, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर। गवर्नर होगा। आपको पता है, देखो लोकसभा के अंदर अगर हमें मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो हमें पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। उसी तरह स्टेट लेवल पे अगर आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको चाहिए गवर्नर की कंसेंट। समझ गए? सबसे पहले देखो, मनी बिल होता क्या है? मनी बिल एक टाइप की लेजिस्लेशन होती है, जो किससे रिलेटेड होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो मेन फंड होता है ना गवर्नमेंट का, उससे पैसे निकालने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उससे क्या क्या करना है, उससे रिलेटेड मनी बिल आता है। ये काम क्या आता है? फाइनेंशियल मैटर्स जैसे होते हैं हमारे, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक डेप्ट होता है, कोई सिचुएशन है, कोई डेवलपमेंट है, उसके रिगार्डिंग ये हमारा बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल के बारे में आपको एक फैक्ट समझा देता हूं मैं, लोकसभा के अंदर क्या होता है। अब एक चीज समझो, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी, कंसेंट, मनी बिल आ गया लोकसभा के अंदर, लोकसभा से पास हो गया, फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसको 14 दिन का टाइम मिलता है। 14 दिन में अगर उन्होंने पास कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसको ऑलरेडी पास मान लिया जाता है। तो राज्यसभा की जो पावर है वो लिमिटेड है, किसके रिगार्डिंग? मनी बिल। समझ गए? और फिर ये यहां से पास होने के बाद जाएगा वापिस प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के ऊपर कंपलसरी होता है, वो इसको ना तो रिजेक्ट कर सकता, इसको पास करना ही होगा, अप्रूव करना होता, ना इसको रिजेक्ट कर सकता, ना इसको अमेंड, ना इसको वापिस भेजा जा सकता, क्योंकि ये पहले ही प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ ही आया है लोकसभा के अंदर। समझ गए आप? बाकी ऑप्शंस को भी आप देख लो एक बार। कैग कैग के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 148 टू 151। एज क्राइटेरिया 6 to 65 ईयर्स का होता है इसके अंदर। प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं ये, अंडर सील एंड वारंट। समझ गए? और करंट कैग हमारा कौन है करंटली? अभी कैग है हमारे संजय मूर्ति। ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। संजय मूर्ति जो अभी नवंबर 2024 में अपॉइंट हुए हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला ताई, सब जानते हैं, टैक्सों की वजह से इनको। ऑडिटर जनरल हमारे ऑडिटर, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ही होते हैं, उनका ऑडिटिंग का काम होता है। समझ गए? सारे ऑप्शंस आपको क्लियरली आराम से मैंने समझा दिए हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारी होती है उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, ये आप याद ध्यान रखना। और एक चीज और बता देता हूं आपको, जो मनी बिल होता है ना लोकसभा में, ओनली मिनिस्टर जो होता है ना सरकार का, वो ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, ये ध्यान रखना। ये कंडीशन होती है इसके अंदर। तो आपको ये आर्टिकल बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? ये होगा 16.68%। ये 16.68% कैसे होगा? मैं देखो आपको एक चीज बताता हूं। 2011 में जो हमारी एवरेज जो बोलते हैं ना लिटरेसी रेट, वो थी 74.04%। जिसके अंदर जो हमारी मेल की थी ना, वो थी 82.14%। और जो फीमेल की थी वो थी 65.46। तो ये ओवरऑल मिलके 6.68% ये गैप की बात करता है, ये समझ गए। और जो हाईएस्ट लिटरेसी थी वो थी केरला की। कितनी थी केरला के अंदर? 93.91%। उसके बाद केरला के बाद था मिजोरम। और जो लोवेस्ट थी वो थी बिहार की। कितनी? 61.8%। समझ गए। और ये हमारी सेंसस करवाता कौन है? एमएचए करवाता है। होम मिनिस्टर कौन है हमारे आज के टाइम पे? अमित शाह जी। और ये कौन सी सेंसस थी? 15th। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर अब हम। इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? ये होगा हमारा 2015 के अंदर। कब लॉन्च हुआ था ये? 1 जुलाई को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया मिशन का काम क्या था? मेन एम था कि जो डिजिटल, जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि वो जो हमारे पीपल है, नॉर्मल पीपल, उनको इजीली एक्सेस कर सके, हमारी जनता को इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि वो अपने जो चीजों के बारे में समझ के, स्कीमों के बारे में जान सके, कुछ चीजों के बारे में जिन्हें पता नहीं लगता, उन चीजों के बारे में वो इजीली समझ सके विया इंटरनेट, विया प्रमोशन। समझ गए आप। और इस स्कीम के बेनिफिशियरीज के नाम आपको बताता हूं। देखो, जैसे बहुत सारे हमारे ना प्रोग्राम्स है जो इस मिशन के बेनिफिशियरी है, जैसे मेक इन इंडिया, और है एक भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया। उसी तरह एक था भारत नेट। ये सारे बेनिफिशरीज है। समझ गए। और जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसके 9 पिलर हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस? ये होंगी हमारी मनिका बत्रा जी। बाकी ऑप्शंस को और देख लो। वैसे ये मनिका बत्रा जी जो हमारी जो कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने मेडल लिया था, साउथ एशियन गेम्स में भी ये मेडल ले चुकी हैं। और मनीष नरवाल जो है ना, ये पैरा पिस्टल शूटर हैं। और के श्रीकांत हैं हमारे बैडमिंटन प्लेयर, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। पंकज अडवाणी है, ये स्नूकर, बिलियार्ड और स्नूकर जो होता है ना उसके प्लेयर है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एमिट रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट? ये होगा नियोन। कैसे होता है? एक चीज समझो, एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जब है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है गैसेस मीडियम के अंदर से, तो गैस क्या होती है? आयनाइज होती है। और जो डिस्चार्ज होता है ना, ये जो विजुअल लाइट होती है ना उसको रेडिएट करता है, जो बाद में हमें दिखती है। और नियोन गैस कैसी प्रोड्यूस करती है? रेड ऑरेंज, ये जो बताया ना, ये कलर प्रोड्यूस करती है। और नियोन के बारे में जैसे और बताऊं मैं आपको, नियोन का सिंबल Ne होता है, एटॉमिक नंबर 10 है। और ये एक हमारी नोबल गैस है, नोबल गैस है। और ये डिस्कवरी किसने की थी? ये थे हमारे एक रैमसे और ट्रेवर्स, ये दो साइंटिस्ट होते थे। 1898 के अंदर ये डिस्कवर हुई थी। उसी तरह बाकी देख लो, बाकी कैसे कैसे कलर शो करती हैं जब अगर ऐसा करंट या वगैरह कोई चार्ज पास होता है, तो हाइड्रोजन करता है ब्लू वॉयलेट। उसी तरह आर्गन करती है शो वॉयलेट कलर। उसी तरह हीलियम शो करता है आपका पिंक ऑरेंज।
समझ गए आप। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चंद्रप्रदाई फेमस लिटरेरी वर्क डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स। ये होगी हमारी पृथ्वीराज रासो। बाकी ऑप्शंस को देखो आप एक बार। हराकेली नाटका ये क्या है, ये हमारे संस्कृत के कुछ चीजें लिखी हुई थी। कहाँ मिली थी ये? अढ़ाई जो दिन का झोपड़ा है ना, कहाँ पे? झोपड़ा झो सॉरी झोपड़ा जो है अजमेर में, वहां पे स्लैब्स पे थी। ये है किसकी? जो किंग विग किंग होते थे, एक विग राजा, ठीक है, चाहमान डायनेस्टी के होते थे। चाहमानाज डायनेस्टी के किंग थे ये, उनका संस्कृत प्ले है ये। और ये अभी धाना चिंतामणि ये है आपकी जैन जैन डॉक्ट्रिन है ये। किसकी है ये? हेमचंद्र की। और ये राज मार्तंडा क्या है? ये भोजराजा के द्वारा लिखी हुई संस्कृत ट्रिटीज है, जो आयुर्वेदा के ऊपर बात करती है ना, स्पेशली ये उसी के ऊपर है। ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देश बंधु? चित्रंजन दास, सी आर दास जी हमारे। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी हम इनको ब्रीफली पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, हम जैसे भी ये क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, पूरी इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट हाँ वी विल कवर इट। पहले बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो इनका 1866 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने जैसे क्या था कि एक मोरले मिंटो रिफॉर्म था ना जो, उसमें भी अपनी उसको फ्रेम करने में अहम भूमिका निभाई थी अपनी, जो 1909 का था। फिर ये बिलोंग करते थे मॉडरेट ग्रुप से। एक्सट्रीम होते ना, एक्सट्रीमिस्ट होते थे, एक मॉडरेट ग्रुप होता था, मॉडरेट ग्रुप से बिलोंग करते थे ये। और ये 1905 जो बनारस सेशन था ना, उसके प्रेसिडेंट भी रहे, कोलकाता इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी का जो सेशन होता था ना। और इन्होंने ये पॉलिटिकल मेंटर थे इसके, एम के गांधी, ये पॉलिटिकल मेंटर होते थे, ये आपको पता है। और इनकी कुछ जैसे वर्क थे, उनमें से था, एक था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इनका था वो, ठीक है। सार्वजनिक सभा जर्नल, एक जर्नल था सार्वजनिक सभा। और एक रानाडे इंस्टीट्यूट जो बनाया था, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इनका होता था एक हितावादा पीपल्स पेपर जिसको बोलते थे, कि ये वीकली स्टार्ट किया था इन्होंने। इतना ही था इसके बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। अब बात करते हैं भगत सिंह के ऊपर, हमारे महान भगत सिंह के ऊपर। आ जाओ। भगत सिंह जन्म कब हुआ था इनका? 28 सितंबर 1909 1907 सॉरी। और इन्होंने बचपन से ही आपको पता है एट्रोसिटीज देखी थी अंग्रेजों की। और फिर इन्होंने क्या था 1923 के अंदर है ना, जो एक नेशनल कॉलेज होता था लाहौर के अंदर, वो ज्वाइन किया था। उसको मैनेज कौन करते थे? लाला लाजपत राय भाई परमानंद जी, ये है ना, ये मैनेज करते थे, ठीक है, जो स्वदेशी आइडियाज के ऊपर बना हुआ था। फिर है ना 90 क्या हुआ था 1924 में, है ना 1924 में, ये एचआरए एक संस्था होती थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो सचिंदर नाथ सन्याल ने स्टार्ट की थी, उनके मेंबर बन गए थे। उसके साथ होते थे चंद्रशेखर आजाद भी होते थे, आपको पता है। फिर 1927 में इनको काकुरी केस के लिए इनको भी अरेस्ट किया गया था। और 1928 में फिर क्या था, जो एचआरए था ना, उसका नाम बदल के एचएसआरए रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और 1929 में आपको पता है लाठियां लगने से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और जिनको ये अपना बहुत बड़ा एक
मेंटर मानते थे, उनकी डेथ के बाद इन्होंने एक्सट्रीम वेज को अपना लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। उसी टाइम पे क्या था, 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, उसके अंदर इन्होंने बॉम्ब फेंका था, बीके दत्त और इन्होंने। आपको पता है क्यों फेंका था? जो एक दो बिल थे उनके खिलाफ इन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया था। उन बॉम्ब के अंदर है ना कोई ऐसा एक्सप्लोजिव नहीं था जिससे वो किसी को हार्म कर सके, किसी को नुकसान हो। बस वो एक ओनली फटने वाले एक टाइप के आंसू गैस के गोले टाइप के थे। और जो बिल होते थे वो थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है। और बाद में आपको पता है कि जेपी सैंडर्स की मर्डर के केस में इनको दोबारा अरेस्ट कर लिया था, तब इनको एक फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। सुखदेव और राजगुरु के साथ में इनको फांसी दे दी गई थी, समझ गए। और इनकी पब्लिकेशंस इनके थे वाई आई एम एन एथिस्ट, समझ गए। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी पे। सुभाष चंद्र बोस। तो बात करते हैं नेताजी के ऊपर अब। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जैन 1897 को कटक में हुआ था। बेसिक एजुकेशन अपनी सिटी से कंप्लीट की इन्होंने। फिर ये 1919 में एज आईसीएस देने के लिए गए, वहां पे ज्वाइन किया, मतलब क्लियर किया, बट उससे रिजाइन कर दिया, वहां पे रुके नहीं थे ये। फिर इन्होंने 1921 के अंदर एडिटरशिप ली, किसकी? फॉरवर्ड एक जर्नल होता, न्यूज़पेपर होता था सीआर दास का, वहां पे। फिर ये 1923 के अंदर है ना प्रेसिडेंट बने, किसके? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया था 1925 के अंदर। और ये प्रेसिडेंट कब बने थे? हरिपुरी सेशन होता था आईएनसी का, वहां पे हरिपुरी हरिपुरी सेशन, उसके अंदर ये कांग्रेस के वो बने थे प्रेसिडेंट। और इनका मानना था कि ये स्वराज है ना विदाउट फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं आप अचीव कर सकते, आपको स्ट्रगल चाहिए फोर्स और वेपन के साथ में। फिर 1939 में है ना ये त्रिपुरी जो सेशन था ना उसके अंदर फिर से रीइलेक्ट हो गए थे आईएनसी के अंदर, त्रिपुरी सेशन के अंदर। और फिर उन्होंने क्या हुआ था उसी सेशन के अंदर है ना कुछ लोगों की भाई इनके खिलाफ व्यू होने की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था वहां पे। और कांग्रेस छोड़ने के बाद जो इन्होंने क्या किया, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था अपना। जो गांधी और जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी थी उनसे बहुत ही अलग होता था, डिफरेंट था। अब इस टाइम तक आते आते ना ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और अंग्रेजों की नजरों में भी आ चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, वहां से बचने के लिए अपने आप को वहां से पहले निकाला। फिर ये यहाँ से बर्लिन गए बाय वे ऑफ पेशावर, अफगानिस्तान से होते हुए जापान पहुंचे। वहां पे इन्होंने क्या किया, जो बर्मा और वहां से ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। मतलब मोटिवेट किया, बोले जय हिंद और दिल्ली चलो के स्लोगन्स दिए थे। आजाद हिंद रेडियो जो इन्होंने एक जर्मन स्पॉन्सर्ड था वो बनाया था। और 1944 में इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था, ये ध्यान रखना आप। और फिर कहते हैं कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई, जो एक आज तक की कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, जो अभी तक भी साबित नहीं हो पाई है, समझ सकते हो आप। बाकी फोर्थ हमारे थे चित्ररंजन दास, सीआर दास के बारे में बता देते हैं आपको अभी। इनका जन्म हुआ था 1870 नवंबर 5 नवंबर को, कहाँ पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो बांग्लादेश के अंदर है आज के टाइम पे। और इन्होंने अपनी बेसिक ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट की कलकत्ता से। और फिर ये एज ए लॉयर कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 1908 और 9 के अंदर जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, उसके ये लॉयर बने थे औरबिंदो घोष के। और ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मेंटर होते थे, ये जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स के लिए एक मेंटर का काम करते थे। और एक स्वराज पार्टी बनाई थी इन्होंने, किसके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके। कब?
2023 के अंदर, ठीक है, जो सेल्फ गवर्नेंस की जो इनकी जो डिमांड होती थी उसको पुश करने के लिए, समझ गए। हाँ इतना ही है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। बुद्धदेव दासगुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये होगा सरोद। ये आप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखना, स्टैटिक का है, इसमें याद करने वाली कोई ऐसी कुछ चीज है नहीं। और ये हमारा एमटीएस का रिपीटेड, एमटीएस और सीएचएसएल का रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी एक बात ध्यान रख लेना, ये जो फ्रीडम फाइटर वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लेना, ये बार बार रिपीट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन, एक चीज ये आ गई, ये देखो, पॉलिटी के अंदर एफडी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट, ये चैप्टर ही से हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, इनको घोट के पी जाओ। हर एक जो शिफ्ट है ना उसके अंदर इसका क्वेश्चन अवेलेबल है। पार्ट 4A, आर्टिकल 51, ठीक है, ध्यान रखना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, इसके अंदर कौन सी नहीं होगी, मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ये ना तो इजराइल ना ही चाइना, इनके अंदर होता है कि आपको आर्मी के अंदर सर्व करना होता है हर एक सिटीजन को, कुछ टर्म्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडियाज ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस, टू प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। ये किसके अंदर भी है, हमारा प्रियम्बल के अंदर भी है। सच्ची प्रियम्बल से एक बात ध्यान में आया, हमने शॉर्ट बनाई है अभी प्रियम्बल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, आपकी ममता मैम ने वहां पे पढ़ाया, अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़िया, टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। और वो धीरे धीरे लॉन्ग लेक्चर की तरफ भी मूव करने जा रहे हैं। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, टू अवॉइड डाउरी, गैम्बलिंग, अदर सोशल इविल्स, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट, ये होगा जिंक सल्फेट। ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, उसका एग्जांपल है ये, समझ गए। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ, जिंक होती है हमारा प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो हमें एक्वस फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ये जब रिएक्शन करते हैं ना तो क्या होता है, जिंक हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये SO4 को अपने साथ कैरी कर लेता है, बाद में खुद को एक्वस बना लेता है, प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है जो गैस के फॉर्मेट में। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, समझ गए। तो ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वाज ऑनर्ड विद कालिदास सम्मान 2022 बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ये होगा मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है, स्टेटिक का पार्ट है ये भी, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीएचएसएल का। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स और चीजों का एक्सचेंज किसके अंदर होता है, बार्टर सिस्टम। आपको पता है ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर यही होता था हमारा, ओल्ड टाइम पे, जब तक करेंसी एक्सचेंज नहीं आया था, समझ गए। ऑप्शंस को देख लो, ऑनलाइन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान थ्रू इंटरनेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज का एक्सचेंज होना। और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज क्रेडिट पे लेना, मतलब प्रोमिस टू रीपे, रीपे करने का प्रोमिस करना, पहले आप चीजें खरीद लेते हो, बाद में आप उसको लेटर कुछ टाइम के बाद में रीपे कर सकते हो। करेंसी एक्सचेंज का पता ही है, पैसे के बदले में आप कोई भी अपनी चीज को कैरी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, गनगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर और उरुस फेयर, पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट, ये राजस्थान के अंदर होंगे, राजस्थान के हैं, ठीक है। इनके बारे में समझो होता क्या क्या ये। जो गनगौर फेयर होता है ये स्पेशली वुमेन के द्वारा मनाया जाता है, गोडेस गौरी जो होती है ना उनको डेडिकेट होता है, हमारी जो गौरी माँ होती है। और ये पुष्कर जो फेयर होता है ये कहाँ होता है, पुष्कर में ही होता है, पुष्कर राजस्थान के अंदर होता है, कैटल फेयर होता है ये एक टाइप का, ठीक है। और जो नागौर फेयर होता है ना, ये भी कैटल फेयर है, ये नागौर में होता है राजस्थान के अंदर। और जो उर्स फेयर है ये होता है आपका, जो हमारे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है ना, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, कहाँ है ये, अजमेर में,
उनको डेडिकेटेड एक फेयर होता है, रिलीजियस फेयर बोलते हैं जिसको, रिलीजियस पर्पज के लिए होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डैश लीव्स आर यूज्ड टू मेक बीडीज, ये होगी तेंदू लीव्स। बाकी ऑप्शंस को देखो, जैसे नीम की पत्तियां क्या होती है, वो मेडिसिनल पर्पज के लिए होती है। चंपा वाली फ्रेग्रेंस के लिए होती है, फ्रेग्रेंस के लिए, ठीक है। और ये बीटल जो होती है, पान वगैरह के लिए होती है, पान की लीव्स वगैरह बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट, ये होगा हमारा शिवरो हिल्स। आप ये देख सकते हो, इसके अंदर मैं दिखाता हूं आपको, ये रही शिवरो हिल्स, ईस्टर्न घाट के ऊपर देख सकते हो। नागा खासी हमने जैसे कल भी पढ़ा था, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदर हमने कल भी पढ़ा था। और ये अनामुदी को आप देख सकते हो, अनामुदी ये रही, ये वेस्टर्न घाट के ऊपर है, केरला के अंदर, ये केरला है ना, केरला के एरिया, केरला के अंदर ही है। ये आप देख सकते हो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की तरफ, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है हमारी, और इस तरफ है अरेबियन सी, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। और उससे पहले हमने ये नॉर्थ ईस्टर्न, इससे लास्ट वाले लेक्चर में नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में बात की थी, गारो खासी जयंतिया, मणिपुर वगैरह, उन हिल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात मूव करते हैं अब हम। हु एस्टेब्लिश द शांति निकेतन एंड व्हेन, रविंद्रनाथ टैगोर, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 1901। CHSL और CPU का ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वर फाउंडेड बाय मृिलनी साराभाई, हु वाज ए भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर, ये होगा दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और एक चीज ध्यान रखना, इनके जो हस्बैंड थे वो कौन थे, आपको बताऊं मैं कौन थे, वो थे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई कौन थे, ये थे हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और इनको 1966 में पद्म भूषण मिला था, और 1972 में पद्म विभूषण दिया गया था पोस्टोमसली, ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन फिजिसिस्ट होते थे, इन्होंने न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने में हेल्प की थी इंडिया की बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से करते रहना रिवीजन को। मैं क्वेश्चंस डालता हूं हमारे चैनल को, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पीवाईज की उसको मैं डालता रहता हूं। इसके बाद में हम सीरीज स्टार्ट करेंगे सीपी और CHSL की साथ साथ में, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।